आवाज आ रही है सबको? आकिफ, एमन, अनम, दिलशाद, हमजा, हसन, मोहम्मद उस्मान, मुनीबा, साइम, समरा, सना, शबनम, मोहम्मद अरसलान, जेबा, आवाज आ रही है सबको? ठीक है जनाब। अनम, मेरे ख्याल से दिस इज योर फर्स्ट क्लास, राइट? तो आप क्लास के बाद कांटेक्ट कर लेना मुझे ज़रा, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि पहले आपने कॉस्ट पढ़ी हुई है नहीं पढ़ी हुई, तो पिछले जितने भी लेक्चर्स मिस हुए हैं आपने क्या अप्रोच रहेगी आपकी उनको मिस करने कवर करने की। ठीक है, चलें जी। तो कल मैंने आप लोगों को एक छोटा सा होम असाइनमेंट दिया था एंड दैट वाज टू सॉल्व और गो थ्रू 2.2। बेसिकली खुद से ही सॉल्व करना था उसको, राइट? इंटीग्रेटेड अकाउंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन करनी थी 2.2 फ्रॉम आईकैप स्टडी टेक्स्ट जी। जब अभी हमने इंटरलॉकिंग किया ही नहीं है तो मैं कैसे रिवाइज कर दूं? हैव वी डन इंटरलॉकिंग येट, हमजा? हाँ जी, इलस्ट्रेशन बताइए। इलस्ट्रेशन समझ में आई? अच्छा, आपने किया है ना मतलब रीड कहाँ से किया हमने? इंटरलॉकिंग तो रीड ही नहीं किया अभी तक। कहाँ पढ़ा है इंटरलॉकिंग का? जरा आहिस्ता बेटा, जरा हौसला। हाँ जी, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? इन्होंने आपको बताया हुआ है कि जी आपके पास ओपनिंग स्टॉक्स जो है रॉ मटेरियल के ये था, वर्क इन प्रोग्रेस का निल था, फिनिश्ड गुड्स की यूनिट्स भी दिए हुए और वैल्यू भी दी हुई है। फिर उन्होंने आपको परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड अपेरेंटली ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने आपको बता दिया कि 28,000 किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल आपने परचेज किया। रॉ मटेरियल ही परचेज किया, ऑब्वियसली बात है, राइट? फॉर 77,000। इश्यूज टू प्रोडक्शन 30,000 किलोज हैं और आगे उसकी क्या लिखा हुआ है? फीफो। ये बात समझ आ गई थी? इजी था? हो गया था? चले, गुड हो गया। फिर लेबर के अंदर मैंने आपको बता दिया था 1000 आवर्स का जो डिस्क्रिपेंसी था, यहाँ पे 15,000 आवर्स प्रोडक्शन में लगे, 16,000 आवर्स की पेमेंट हुई। तो ये 1,000 घंटे की जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो क्या है? तो आप लोगों में से एक ने कहा था कल कि ये शायद पिछला कोई बैलेंस ड्यू होगा वो पे किया होगा। नहीं जनाब, ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी हुई क्वेश्चन में। ठीक है, बिल्कुल एंट्रीज थी, लेकिन एंट्रीज की कैलकुलेशन का बेसिकली यहाँ पॉइंट था ना। प्रोडक्शन ओवरहेड जी एक्चुअल उन्होंने आपको दिए हुए हैं 2,50,000 और ये इन्होंने आपको रेट दिया हुआ है। कंप्लीटेड प्रोडक्शन है 4,000 यूनिट्स की। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज में इन्होंने आपको सिर्फ फिनिश्ड गुड्स के यूनिट्स दिए हुए हैं, बाकी और कुछ नहीं दिया हुआ। वैल्यूज तो बिल्कुल ही नहीं दी हुई। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन सबसे सॉल्व हो गया था? क्या डबल एंट्रीज पास करने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? ऑब्वियसली बात है, पहले स्टेप पे जो एक्विजिशन का स्टेप होता है उस पे तो होपफुली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है ना? ठीक है जनाब। जी, ये फीफो अप्लाई करने में भी किसी को इशू तो नहीं हुआ? चलें, बेहतरीन हो गया। आई होप ये सब मुझे जो कह रहे हैं कि हाँ जी हो गया सॉल्व, इन्होंने वाकई में सॉल्व किया, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन था। ठीक है, और प्रॉफिट भी इसमें होपफुली कैलकुलेट आपका हो गया होगा, तो नो इश्यूज हियर, राइट? तो मैं इसका मतलब आगे प्रोसीड कर सकती हूँ। चलें, अब जो झूठ बोल रहे हैं वो फिर अपना ही खुद नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं बता दूं। चलें जनाब, तो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का बेसिकली हो गया। इसको जरा हम देख लेते हैं। ये है हमारा, हाँ, तो पैक वेस्टर्न बैंक से हमने इसको एक एग्जांपल हमने कर ली थी। ठीक है, एग्जांपल तो बेसिकली क्या थी जो हमने एग्जांपल की थी शारिक लिमिटेड की, वो तो एक बेसिक एग्जांपल थी। जी अच्छा, अनस और एक दो स्टूडेंट्स ने और भी मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं। बेटे मुझे एक दिन आज दे दें जरा, ठीक है? थोड़ा सा मैं नहीं रिप्लाई कर सकी प्रॉपर्ली, मैं नहीं देख सकी आप लोगों के सॉल्यूशंस को। ठीक है,
क्वेश्चंस को बेसिकली मैं नहीं देख सकी, तो मैं इंशाल्लाह देख के फिर आपको बताऊंगी, ठीक है, रिप्लाई कर दूंगी मैं इंशाल्लाह। चले जी, तो ये जो हमने एग्जांपल की थी उसके अंदर ये तो बेसिक जब डबल एंट्रीज आपको इसमें करवाई थी कि भाई आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जर्नल एंट्रीज हैं वो क्या होंगी। फिर हमने दूसरा ये देखा था कि वो जर्नल एंट्रीज कहाँ पास होंगी, तो उसके लिए हमने पहले देखा है इंटीग्रेटेड सिस्टम, राइट। इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम क्या कह रहे हैं कि नॉर्मली जहां पर हेड ऑफिस और फैक्ट्री की नॉर्मली जहाँ पे लोकेलिटी एक ही होती है, वहां पे इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि उधर हमें सेपरेट अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अच्छा जी, एक ये जो आपका एग्जांपल है इसको भी हम जरा देखेंगे, ये बड़ी डिफरेंट सी चीज है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको ये नजर आता है, ये शारिक लिमिटेड के बाद वाला जो है वो एग्जांपल है, और मतलब बेसिकली शारिक लिमिटेड वाला ही इन्होंने आपको प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनवाया, ठीक है। ये मैं आऊंगी थोड़ा एंड पे, ठीक है। ये टी अकाउंट के फॉर्मेट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो हमने पहले ऑब्वियसली बात है कभी भी नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने समझाना है इसको, तो इसको मैं बाद में आऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये वही वाला क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया हुआ है जो अभी मैंने आपको स्टडी टेक्स्ट का एग्जांपल दी थी, ठीक है। तो ये उसी को उन्होंने इंटीग्रेटेड अकाउंट्स वाले ही उसका जो है वो उन्होंने अगेन टी अकाउंट फॉर्म में भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवाया हुआ है। तो अगेन ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बनाया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये जो उन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, ये बेसिकली बनाया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। तो जरा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये दोनों आपके पास जो है सिस्टम्स हैं, इन दोनों के अंदर हमने ये बात डिस्कस कर ली हुई है कि हमारे पास प्रॉफिट अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसी सिनेरियो का प्रॉफिट अंडर जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो डिफरेंट होगा, है ना। अब क्यों डिफरेंट होगा उसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या वजह है डिफरेंस की, वो वजह है आपकी इन्वेंट्रीज के अंदर, ठीक है। अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आप यूज कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर तब भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि डिफरेंस सिर्फ आएगा तब अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग में मार्जिनल यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एब्जॉर्प्शन यूज करनी है, ठीक है। इन्वेंट्री के अंदर जो वैल्यूएशन हो रही है उसके अंदर डिफरेंस आएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इसको डिस्कस करें। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट मेनली अराइज होगा बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है। अब इतनी बात आपको बार बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एज पर IS2 यू आर सपोज टू यूज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हुए भी आपने एक और चीज का क्या ख्याल रखना है कि आप एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल लेते हैं, है ना, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर लेते हैं और एक्चुअल ओवरहेड लेते हैं, ठीक है। तो फर्क यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अगेन अगर तो आप यूज कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, तो फिर तो सीधा सीधा आपको पता है कि प्रॉफिट और प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस आना है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के अंदर, ठीक है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस आना है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज बीइंग यूज्ड, ठीक है, ठीक है, तब भी डिफरेंस अराइज होगा। अब यहाँ पे तो आप कहेंगे कि जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल हो रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर मैनेजमेंट चार्ज का इस्तेमाल हो तो तब भी डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम क्या पढ़ चुके हैं कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होती है एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स किस पे बेस होते हैं, अप्लाइड, वेरी गुड, ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो फर्क तो आ रहा है ना इन एनी केस, राइट। तो आपके पास यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग से प्रॉफिट आपका डिफरेंट आएगा ही आएगा, ठीक है जनाब। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो एक ये छोटी सी बात डिस्कस करने के बाद अगेन ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगेन वही वाला है, ये टी अकाउंट फॉर्म के अंदर है, तो इसको मैं थोड़ा सा डेफर कर रही हूँ, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हो सकता है आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से बना हुआ है, बड़ा अजीब सा है ये, सिर्फ उसको हल्का सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ।
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नॉर्मली यानी कि जो इनकम स्टेटमेंट है वो किस तरह से हम बनाते हैं कि सेल से हमारा काम शुरू होता है, भले फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, भले कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर खासतौर पे इसी तरह का इनकम स्टेटमेंट बनता है। सेल्स के बाद बारी आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आते हैं अदर एक्सपेंसेस और अदर इनकम, है ना। या अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग इस्तेमाल हो रही हो तो सेल्स के बाद ही आप बात करते हैं किसकी, वेरिएबल कॉस्ट की, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद फिक्स कॉस्ट। अब ये बड़ा अजीब किस्म का इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। पहली बात तो ये कि सारी चीजें एग्जैक्टली वही वाली हैं जो कि आपकी अल्टीमेटली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के लिए जरूरत पड़ती है। ये जो उन्होंने ये वाला जो रॉ मटेरियल वाला सेक्शन है, दिस इज बेसिकली द कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस ये जो है ये आपका रिमाइंडर ऑफ जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वाला जो प्रॉपर स्टेटमेंट बनता है ना, जिसमें हम क्या निकालते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, है ना, एड वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग बैलेंस, लेस वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग बैलेंस, याद है ना। ये जो स्टेटमेंट हमारा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का, जो प्रॉपर पूरा स्टेटमेंट बनता है सीओजीएम का, ये इन अदर वर्ड उसको रिफ्लेक्ट करता है। फिर ये जो फिनिश्ड गुड्स वाला जो पोर्शन है ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रो में FR1 में आपके टीचर्स ने क्या उसको रेफर किया था एज ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। और ये आपके पास फर्दर ये बेसिकली उसी की कंटिन्यूएशन है, ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट का ही उसने आपको कंटिन्यू किया। ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन तक हमारा यहाँ पे काम हुआ, बिकॉज हमें अदर एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन इस सवाल में नहीं बताई गई थी, ये जो मैंने कल आपको इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे आइटम जो है वो आपके प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जाहिर सी बात है जो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो भी ग्रॉस प्रॉफिट पे आके एंड हो जाएगा। अब ये क्या है, अब देखें स्टडी टेक्स्ट मैं आपके सामने खोलती हूँ। स्टडी टेक्स्ट के अंदर जो ये तो पुरानी स्टडी टेक्स्ट है, हाँ जी, किधर है हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस कंट्रोल अकाउंट है ये, तो ये रहा, ठीक है। जो कल हमने इलस्ट्रेशन देखी थी स्टडी टेक्स्ट के अंदर, उसके अंदर तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 72,750, है ना। और इधर जो इन्होंने उसी एग्जाम्पल को सॉल्व किया हुआ है तो इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 67,250। तो वही एग्जाम्पल अपेरेंटली हमें लग रही है, ठीक है। पूरी वही सिनेरियो है, देख लेते हैं उसको, कंफर्म भी कर लेते हैं, पूरा वही सिनेरियो। तो फिर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि पैक क्वेश्चन बैंक में इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया गया है यूजिंग व्हाट, यूजिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए बिल्कुल वही चीज है, 25,000 1 लाख रुपीज का इन्होंने आपको फिनिश गुड्स दिया हुआ है, 77,000 जो है वो इसका परचेजेस है, 30,000 किलोज इश्यूज टू प्रोडक्शन है, पेड जो है वो आवर्स है 16,000, 96,000 प्रोडक्शन, 15,000, 2,50,000 प्रोडक्शन, ओवरहेड्स है, सारी वही इंफॉर्मेशन आ रही है ना। तो ये मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर रही हूँ कि यहाँ पे जो इन्होंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, दिस इज यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, पुराने स्टडी टेक्स्ट में इन्होंने पुराने हैं पैक हैंडबुक में उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये बना हुआ है अंडर यूजिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये अपने पास जरूर नोट कीजिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे कि एग्जाम्पल तो वही लग रही है, एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है जो स्टडी टेक्स्ट के अंदर हमने 2.2 में देखी है। तो पैक के क्वेश्चन बैंक में कुछ और सोल्यूशन इसका गिवन है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कुछ और आ रहा है, उधर प्रॉफिट कुछ और था। उसकी वजह यही है कि ये जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया है दिस इज नॉर्मल अंडर जो हमारा पूरा फ्लो में हम चल रहे थे, और हमने इसके अंदर जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो कैलकुलेट किया अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो हमने यूज किया है उसके अंदर हमने ओवरहेड एब्जॉर्ब किए हैं, अप्लाइड ओवरहेड्स की फिगर इस्तेमाल की है। और यहाँ पे जो पैक क्वेश्चन बैंक के अंदर है उसके अंदर अप्लाइड ओवरहेड्स की फिगर नहीं है बल्कि एक्चुअल ओवरहेड्स लिए गए हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से लिए गए हैं अगेन मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बना है ये मैं बाद में अगेन एक्सप्लेन करूंगी जब हम लोग, पहले मैं टी अकाउंट फॉर्मेट में आपको समझाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर भी आ जाऊंगी कि किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ। आई वांट टू मूव ऑन टू मोर इंपॉर्टेंट जो हमारी चीजें हैं, मैं चाह रही हूँ कि उन पर जरा मैं मूव ऑन करूँ। चलें जी, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का फिर एक थोड़ा सा, पैक में मार्जिनल नहीं है, पैक में फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बनाया हुआ है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही होती है, ये बात हो रही है बस,
ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल हुई है लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, और जो स्टडी टेक्स्ट है उसके अंदर भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज हुई है लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, वो बना हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बना हुआ है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम का अब जरा हम अगेन, अब मैं पैक क्वेश्चन बैंक को गो थ्रू कर रही हूँ ताकि हम इंटरलॉकिंग के ऊपर आ जाएं। ठीक है, कि तो इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का फिर पैक के हैंडबुक के अंदर वही वाली बात की जा रही है कि क्या हमारे पास डेफिनेशन उसकी बनती है कि देयर इज वन जनरल लेजर फुलफिलिंग नीड्स ऑफ बोथ अकाउंटिंग। अब सवाल ही उठता है कि प्रॉफिट कैसे कंप्यूट होगा एज पर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। ठीक है, वहां पे कॉस्ट साइकिल इज अ पार्ट ऑफ जीएल विद 6 न्यू अकाउंट्स। सो कौन से 6 न्यू अकाउंट्स हैं? व्हाट इज मेंट बाय दिस? 6 नए अकाउंट्स जीएल का पार्ट जो बनेंगे वो कौन से अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा है? वो बात कर रहा है ये जो कॉस्ट साइकिल के अंदर हमने 6 अकाउंट्स पढ़े हैं। कौन से अकाउंट्स? ये वाले, ये वाले। ठीक है, कौन कौन से अकाउंट्स हैं जरा देख लेते हैं, उनको नजर मार लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी रहे कि व्हाट अकाउंट्स आर मेंट बाय दिस। पहला तो आपके पास अकाउंट हो गया रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट, बिल्कुल ठीक। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अकाउंट और फिनिश गुड इन्वेंट्री अकाउंट, ये 3 इन्वेंट्री अकाउंट्स हमने देखे हैं कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन के अंदर, है ना। ये तो 3 हो गए, बाकी 3 कौन से? एफओएच, पेरोल एंड, हाँ जी, एफओएच, पेरोल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंडर बनता है। इज दैट क्लियर? अब इसके अंदर जरा इन अकाउंट्स के अंदर भी मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताती चलूं, बड़े मजे की बात है, और वो ये है कि बिल्कुल ठीक, सेल्स सीओजीएस की बजाय हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलेंगे। ठीक है अब्दुल्ला मुनीर, चलें। अब बड़े मजे की बात है वो ये है कि जो 3 इन्वेंट्री अकाउंट्स है ना, ये फिनिश गुड इन्वेंट्री अकाउंट, डब्ल्यू वर्क इन प्रोसेस अकाउंट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट, ये 3 ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि ड्यूरिंग द ईयर क्लोज नहीं होते। क्या मतलब है उनका? क्लोज का मतलब तो ये हुआ ना कि क्लोजिंग बैलेंस किसी अकाउंट में ना अगर आए तो हम कहेंगे कि जी वो क्लोजिंग बैलेंस अगर ना आए तो हम कहेंगे कि जी वो अकाउंट क्लोज हो गया, खत्म हो गया, है ना, कोई क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं है उसके अंदर। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट और फिनिश गुड इन्वेंट्री अकाउंट का हमेशा हम देखेंगे कि क्लोजिंग बैलेंसेस आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल की जो क्लोजिंग डेट पे इन्वेंट्री पड़ी रह जाएगी वो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा। वर्क इन प्रोसेस के अंदर ऐसे यूनिट्स जो कि अभी भी इनकम्प्लीट है, जिनके ऊपर अभी भी कन्वर्जन कॉस्ट फर्दर कुछ लगनी है ताकि वो कंप्लीट हो सके प्रोडक्शन के ऊपर, तो वो हमारे वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग बैलेंस होगा। और फिनिश गुड्स में अनसोल्ड यूनिट्स जो हमारे पास पड़े रह गए फिनिश गुड्स के, वो हमारे पास फिनिश गुड इन्वेंट्री अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस में आएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप नोट करो तो पेरोल अकाउंट का कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। जितना पेरोल अकाउंट में डेबिट हुआ होता है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, है ना, उतना ही क्रेडिट भी हो चुका होता है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, सॉरी, डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर, मैंने गलत बोल दिया। तो जितना पेरोल अकाउंट में डेबिट हुआ होता है डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर, उतना ही क्रेडिट भी हो चुका होता है। डायरेक्ट लेबर जा चुका होता है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में, इनडायरेक्ट लेबर जा चुका होता है किसमें? एफओएच कंट्रोल अकाउंट में। लाइकवाइज एफओएच कंट्रोल अकाउंट का भी कभी आपको क्लोजिंग बैलेंस नजर नहीं आएगा, बैलेंस कैरी डाउन कभी भी नहीं होगा, ना बैलेंस कैरी डाउन होगा ना ओपनिंग बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि एफओएच कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे जितने भी एक्चुअल ओवरहेड्स आप ले जा चुके होते हैं वो क्रेडिट हो चुके होते हैं अप्लाइड ओवरहेड्स और ओवर या अंडर अप्लाइड के थ्रू। ठीक है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आती है हमारे एफओएच कंट्रोल अकाउंट में उसको हम क्लोजिंग बैलेंस तो कहते ही नहीं है, हम उसको क्या कहते हैं? ओवर या अंडर अप्लाइड। और वो अमाउंट भी ट्रांसफर हो चुकी होती है किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, है ना। वो अमाउंट भी आप ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या तो डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे। क्लियर होगी ना बात? तो देयर विल नेवर बी अ क्लोजिंग बैलेंस फॉर एफओएच कंट्रोल अकाउंट एज वेल। लाइकवाइज जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी जो इन अदर वर्ड्स बैलेंसिंग फिगर आती है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जो अमाउंट कैलकुलेट होती है वो कहाँ जाती है? उसी साल में किधर चली जाती है, किधर ट्रांसफर हो जाती है? आई एम लुकिंग फॉर द आंसर। किधर ट्रांसफर हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जितना भी बैलेंस बचता है, बनता है, जो कि जिसको हम नेट प्रॉफिट कहेंगे, वो किधर चला जाता है? उसी साल ट्रांसफर हो जाता है, वहां से निकल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। हाँ जी, बेसिक टेस्टिंग
यस, रिटेन्ड अर्निंग्स, वेरी गुड साइम, मुनीबा, रिटेन्ड अर्निंग्स। एमन ने भी चले इक्विटी कह दिया, वेरी गुड शबनम, मोहसिन, ठीक है ना, बात समझ आ गई ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी जो भी बैलेंस है वो भी आपका आगे जाके रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाता है, इक्विटी में चला जाता है उसी साल। देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल। तो ये इन 6 न्यू अकाउंट्स की हमने बात की है कि भाई ये 6 न्यू अकाउंट्स आपके आते हैं आपके इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर। इन्वेंट्री सिस्टम हमेशा इस सिस्टम के अंदर परपेचुअल होगा, वो तो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट विल बी वैल्यूड एट एक्चुअल वेयरएज एफओएच विल बी वैल्यूड एट अप्लाइड। ठीक है जनाब, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके अंदर अगेन वही वाली बात है, अब इसके अंदर हम आगे इसको ऐसे तो नहीं कुछ पढ़ेंगे क्योंकि ऐसे इसमें कोई बात नहीं है डिस्कस करने वाली। ये वाली चीजें आप खुद जो है वो रीड कर लें, और इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है, कोई ऐसे मसले वाली चीज नहीं है, बट द पॉइंट टू रिमेम्बर इज कि फैक्ट्री अकाउंटिंग और हेड ऑफिस अकाउंटिंग एक ही जगह पे आपके पास हो रही है। कैसे हो रही है? जर्नल एंट्रीज हमने पहले स्टेप पे पढ़ ली। ठीक है, अब हम आते हैं किसके ऊपर, अब हम दूसरे सिस्टम के ऊपर आते हैं। अब अगेन कल मैंने इसके बारे में हल्का फुल्का डिस्कस किया था कि अगर आपके हेड ऑफिस और फैक्ट्री डिफरेंट जगहों पे मौजूद हो, है ना, तो फिर तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा ना कि एक जगह पे अगर हम इंटीग्रेशन करने की जरूरत मतलब कोशिश करें, है ना, एक ही जगह पे अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम रखने की कोशिश करेंगे, जिस तरह सारी अकाउंटिंग अगर हेड ऑफिस पर हो, अब फैक्ट्री जो है वो मीलों दूर है ना। अब फैक्ट्री से अब बेसिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम में होता कैसे, अब जिस अज्यूम कर लेते हैं कि फैक्ट्री और हेड ऑफिस अलग अलग जगहों पर है, लेकिन इतना फासला नहीं है, इतना फासला नहीं है, पॉसिबल है, अप्रोप्रिएट है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम रख लेते हैं। हेड ऑफिस जो है जैसे फॉर एग्जांपल सेम सिटी में है, फैक्ट्री भी हेड ऑफिस भी, लेकिन जगह अलग अलग है। हेड ऑफिस जो है वो सिटी सेंटर में लोकेटेड है और फैक्ट्री जो है वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में चलता कैसे कि फैक्ट्री की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है ना, वो मेमोरेंडम रिकॉर्ड मेंटेन करेगा फैक्ट्री, और वो डिटेल्स भेजता रहेगा हेड ऑफिस में। रिसीट्स वगैरह सारी एक्यूमुलेट होके भेज चली जाएंगी जो है वो हेड ऑफिस के अंदर कि भाई हमने ये ट्रांजैक्शंस किए, और बाकी डिटेल्स जो है डेली बेसिस पे भी हो सकता है, वीकली बेसिस पे भी, व्हाटसोएवर जो भी उनका इंटरनल सिस्टम है, डेली बेसिस पे वैसे आइडियली होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में ये होता है कि फैक्ट्री ने जितनी भी ट्रांजैक्शंस की, जितने भी उसने परचेजेस की, रॉ मटेरियल्स की, फिर उसने इश्यूज टू प्रोडक्शन की, सारी फैक्ट्री रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है ना, वो फैक्ट्री इन्फॉर्म करेगा हेड ऑफिस को कि भाई हमने ये ट्रांजैक्शंस कर ली हैं, आप उसकी अकाउंटिंग कर लो, क्योंकि फैक्ट्री का भी जीएल, फैक्ट्री की भी रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं किस पे, हेड ऑफिस में। बात समझ आ रही है ना? ठीक है ना? अच्छा, अदर वे राउंड भी हो सकता है, वैसे अदर वे राउंड भी हो सकता है, और ये हम देखते हैं, हमारे पास काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है। अदर वे राउंड क्या है कि इंटीग्रेशन हेड ऑफिस पे ना हो, इंटीग्रेशन फैक्ट्री में हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, बड़ी अजीब सी बात है, बहुत इतना ज्यादा कॉमन ये नहीं है। ठीक है, सही बात है, इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। तो फिर उस सिनेरियो में हेड ऑफिस का ना इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, बस वो छोटे मोटे कामों के लिए फिर हेड ऑफिस स्टैब्लिश किया हुआ होता है। ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि फैक्ट्री के अंदर मेन अकाउंटिंग, जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है वो कहाँ बैठा हुआ है, वो फैक्ट्री में बैठा हुआ है। ठीक है, सेल्स की इंफॉर्मेशन, बैड डेट्स की इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन ऑफ हेड ऑफिस एसेट्स की इंफॉर्मेशन, अब वो कहाँ से फ्लो हो रहा है, सारा इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है फ्रॉम हेड ऑफिस टू फैक्ट्री नाउ। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अगर इंटीग्रेशन हो रही है हेड ऑफिस में, तो फैक्ट्री रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जाएंगी हेड ऑफिस के अंदर, अकाउंटेंट हेड ऑफिस में बैठा होगा और वो सारी अकाउंटिंग कर रहा होगा एक ही जीएल के अंदर। ठीक है, फैक्ट्री रिलेटेड एंड हेड ऑफिस रिलेटेड एज वेल। अगर इंटीग्रेशन हो रही है फैक्ट्री के अंदर, तो हेड ऑफिस की सारी ट्रांजैक्शंस मूव होंगी टूवर्ड्स दी फैक्ट्री, और फैक्ट्री में अकाउंटेंट बैठा होगा और वहां पे जीएल वो मेंटेन कर रहा होगा। बस फर्क सिर्फ ये है। इज दैट क्लियर? ठीक है जनाब, तो ये तो हमने इंटीग्रेशन का पढ़ लिया कि अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम आप मेंटेन कर रहे हैं, हेड ऑफिस और फैक्ट्री का एक ही जीएल बन रहा है, तो हमारे पास ये सिचुएशन होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास हेड ऑफिस और फैक्ट्री डिफरेंट लोकेलिटीज में है, तो पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंट लोकेशंस पे करने की, अगेन थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं कि जरूरत क्या पड़ती है। ठीक है,
हेड ऑफिस नॉर्मली आप देखेंगे कि सिटी सेंटर्स में एस्टैब्लिश्ड होता है, ठीक है। उसके बड़ी डिफरेंट वजूहात हैं, ठीक है। अब अगर आप नोट करेंगे तो जितने भी बैंक्स हैं ना, बैंक्स के हेड ऑफिसेज आपको कराची में मिलेंगे। उसकी वजह क्या है? कराची में वजह ये है कि वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पूरा जो हेड ऑफिस है, समझ लो, वो वहाँ पर है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज इन कराची, ठीक है। तो बैंक्स जितने भी हैं वो आपके उनके हेड ऑफिस आपको कराची में मिलेंगे। इसी तरह से जो आपके जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है बेसिकली, वो जहां पे आपको नजर आएंगी, वहां पे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी हेड ऑफिस हैं वो सारे आपको उसी सिटी में नजर आएंगे। तो पहला रीजन जो है वो हेड ऑफिस की सिलेक्शन का लोकेशन के लिए वो आपको नजर आता है प्रेजेंस ऑफ रेगुलेटर। एग्जांपल बैंक्स के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ना, वो कराची में। माइनिंग कंपनीज के लिए जो माइनिंग मिनिस्ट्री है वो इस्लामाबाद में है। तो जो माइनिंग कंपनीज हैं उनके हेड ऑफिस आपको इस्लामाबाद में नजर आएंगे, ठीक है। तो हेड ऑफिस मेनली आप उन्हीं जगहों पे स्टैब्लिश करते हो जहां पर रेगुलेटरी आपकी बॉडी जो है वो मौजूद हो, ठीक है जनाब। फिर इसके अलावा प्रॉक्सिमिटी विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ से कल हमने डिस्कस कर लिया। अब हेड ऑफिस का बहुत ज्यादा काम होगा जी, बैंक्स के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ उसका बड़ा जरूरत पड़नी है उसको। तो हेड ऑफिस भी उन्हीं शहरों में पाए जाएंगे जहाँ पे बैंक्स जो है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी पर हो, ठीक है। तो अगर हम किसी पिंड में अगर आप देखो तो हेड ऑफिस आपको कोई नजर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पिंड में ये सारी फैसिलिटीज आपको मौजूद नहीं नजर आएंगी, ठीक है जनाब। फिर इसके अलावा प्रॉक्सिमिटी विद पोर्ट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स, ये बात भी हमने डिस्कस कर ली थी कल, है ना, कि हेड ऑफिस नॉर्मली ऐसी जगहों पे मतलब होते हैं, फैक्ट्रीज भी ऐसी जगहों पे होती हैं वैसे तो, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के मोड जो है वो नियर बाय हो। एक हेड ऑफिस का भी यही रीजन बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब फैक्ट्रीज के फिर सिलेक्ट करने के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? अब अगेन मेरा हेड ऑफिस कराची में मौजूद है, ठीक है। लेट्स अज्यूम मेरी जो मटेरियल जो मेरा है ना, रॉ मटेरियल जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो कराची में अवेलेबल ही नहीं है। अब मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ जो थ्रेड बनाने वाली होते हैं ना, थ्रेड जो स्पिनिंग मिल्स होती है, फॉर एग्जांपल मेरा वो काम है। अब मेरा हेड ऑफिस तो कराची में, क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो मेरा होता है सामान, तो मैंने हेड ऑफिस कराची में खोला हुआ है ताकि वो जो है डीलिंग सारी जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वो वहीं से करे, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल अब मेरा जो कॉटन है कराची के आसपास, तो मुझे पता है कि इतना कोई कॉटन के उगने वाला कोई भी मेरे पास कॉटन फार्मिंग तो होती नहीं है वहां पे, तो मेरे कॉटन की काश्तकारी होती नहीं है, वो होती है समवेयर इन पंजाब। तो मैं फैक्ट्री अपनी कहाँ रखूंगी? फैक्ट्री अपनी कहाँ स्टैब्लिश करूंगी? फैक्ट्री भी मैं कराची में स्टैब्लिश करूं? नहीं जनाब, फैक्ट्री पर मैं अपने जो भी मेरा प्रॉपर जो भी मेरा जो एरिया है जहाँ पे मैं कल्टीवेट करती हूँ कॉटन को, मैं वहां पे अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करूंगी। तो जहाँ पे मेरा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जहाँ पे मेरा रेलेवेंट लेबर अवेलेबल है, बहुत सारे फैक्टर्स इसके अलावा भी हैं। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, मैं से 2 या 3 इस तरह से हैं, ठीक है। तो वहां पे मैं अगर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करूं तो मेरे ऑब्वियसली बात है खर्चे जो है उस हिसाब से कम पड़ेंगे मुझे, ये बात भी हम कल कर चुके हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हो गया, गवर्नमेंट कंसेशन हो गया। तो मेरा हेड ऑफिस सिलेक्ट करने की जगह के फैक्टर्स कुछ और है, फैक्ट्री सिलेक्ट करने की जो जगह है वो कुछ और है। बात समझ आ गई ना सबको? तो मोहसिन ने भी कल पूछा था कि भाई वो फैक्ट्री को जो है वो किसी दूसरी जगह पे स्टैब्लिश करने का रीजन क्या हो सकता है, तो उसके रीजन अब आपको होपफुली समझ में आ गए, ठीक है। अब अगर इस तरह से कोई सिनेरियो बनता है कि मेरा हेड ऑफिस कहीं और है, मेरा फैक्ट्री कहीं और है, और बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टेंस है बीच में, तो अब आप खुद सोचे ना कि डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को इंफॉर्मेशन का फ्लो होना फ्रॉम फैक्ट्री टू हेड ऑफिस या फ्रॉम हेड ऑफिस टू फैक्ट्री, इंटीग्रेटेड सिस्टम को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। मुश्किल इस तरह से भी हो जाएगा कि भाई वैसे तो चले सब चीजें बड़ी कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं, हम लोग बीच में अपने सिस्टम्स को कनेक्ट भी कर सकते हैं कि फैक्ट्री का जो सिस्टम है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा कनेक्टेड हो विद दैट विद दी ऑफ दी हेड ऑफिस। लेकिन उसमें भी देखें कितने प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई, बीच में कोई हमारा सिस्टम डाउन हो गया, अब बैठे हुए
है ना। अब बैठे हुए हेड ऑफिस में अगर अकाउंटिंग इंटीग्रेट हो रही है तो हेड ऑफिस वाला अकाउंटेंट अब बैठा हुआ है, उसके पास पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। इसको भी अदर वे अराउंड भी कर सकते हैं। फैक्ट्री वाला जो बंदा है उसको कोई डिसीजन मेकिंग लेनी है, लेकिन सारे रिकॉर्ड्स कहाँ पे मेंटेन हो रहे हैं, हेड ऑफिस में मेंटेन हो रहे हैं, उसके पास इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। तो बहुत सारी इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अगर तो बहुत ज्यादा कोई डिस्टेंस हो बिटवीन द हेड ऑफिस एंड द फैक्ट्री और मुश्किल हो रहा हो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम को मेंटेन करना, तो फिर उस सिनेरियो में हम लोग जो है, जी बिल्कुल आपने थ्योरी की भी इसकी तैयारी रखनी है, ठीक है, इसकी भी थ्योरी की तैयारी रखनी है। फिर उस सिनेरियो में हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि हम अकाउंटिंग को स्प्लिट कर दें, यानी कि हम आ जाएं इंटरलॉकिंग अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म्स है दोनों, इंटीग्रेटेड इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग इसको इस तरह से याद रख लें, इंटरलॉकिंग में क्या होता है, फैक्ट्री की अलग अकाउंटिंग हो रही है, हेड ऑफिस की अलग अकाउंटिंग हो रही है, लेकिन वो आपस में लॉग्ड है, ठीक है। वो आपस में इस तरह से है कि उनका कोई कनेक्शन है, उनका कोई लिंक है, लॉग्ड है, ठीक है। इंटरलॉकिंग अकाउंट्स, ठीक है जनाब, यहाँ तक बात क्लियर है। और फुल्ली इंटरलॉकिंग एक और हमारे पास ऑप्शन है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है जनाब। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस बनते हैं। ऑल अकाउंटिंग हेड ऑफिस, उसको हम कहेंगे इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एट हेड ऑफिस, ठीक है। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एट हेड ऑफिस, कि फैक्ट्री की भी अकाउंटिंग कहाँ पे हो रही है, हेड ऑफिस में हो रही है। दूसरी हमारी ऑल्टरनेटिव क्या है कि हमारी सारी अकाउंटिंग कहाँ पे हो, फैक्ट्री में हो। तो अकाउंटेंट कहाँ बैठे, फैक्ट्री में बैठे, हेड ऑफिस का डेटा भी कहाँ जाए, फैक्ट्री में जाए। इसको हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एट फैक्ट्री। और तीसरा हमारे पास अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, इंटरलॉकिंग अकाउंट्स है। फैक्ट्री अपनी अलग अकाउंटिंग करे और हेड ऑफिस अपनी अलग सेपरेट अकाउंटिंग करे, ठीक है। चले तो इसको जरा हम रीड कर लेते हैं, हमारे पास क्या है। इंटरलॉकिंग अकाउंट्स, थर्ड ऑप्शन हमारा अकाउंटिंग स्प्लिट है, स्प्लिटिंग वन जीएल इन टू पार्ट्स, रिटेनिंग वन एट हेड ऑफिस एंड सेंडिंग द अदर वन टू फैक्ट्री, राइट। In the absence of specific information, the following general segregation of accounts would prevail. Head office में क्या क्या चीजें आएंगी, हेड ऑफिस के अंदर जो जीएल हमारा मेंटेन होगा उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बन रहे होंगे, ऑल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, ऑल एसेट्स, ऑल सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ठीक है। और एसेट्स में इस बात का ख्याल रखना है कि सिर्फ इन्वेंट्रीज एक ऐसी चीज है जो हेड ऑफिस पे में उसकी डिटेल्स मेंटेन नहीं होंगी, ठीक है। इन्वेंट्रीज उसके अंदर रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस की हम मेनली बात कर रहे होते हैं, इज दैट क्लियर, ठीक है। और फैक्ट्री में ऑल कॉस्ट रिलेटेड अकाउंट्स एक्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 5 अकाउंट्स बनेंगे फैक्ट्री के अंदर 6 के बजाय, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ मेंटेन हो रहा है इस सिनेरियो में, हेड ऑफिस के अंदर, इज दैट क्लियर, बात समझ आ गई। तो फैक्ट्री में, फैक्ट्री की अगर आप जीएल उठा के देखेंगे ना, फैक्ट्री के जीएल में आपको सिर्फ कौन कौन से अकाउंट्स नजर आएंगे, आपको फिनिश गुड इन्वेंट्री अकाउंट भी नजर आएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर आपको कौन कौन से अकाउंट्स नजर आएंगे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, पेरोल, एफओएच एंड फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आके आपकी अकाउंटिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है जनाब। ऑन दी अदर हैंड हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस में जाके अगर आप जीएल उठाएंगे तो आपको वहां पे सेल्स का अकाउंट नजर आएगा, डेटर्स का नजर आएगा, पेबल्स का नजर आएगा, क्रेडिटर्स आएंगे, अक्रूड एक्सपेंसेस नजर आएंगे, रेंट का अकाउंट नजर आएगा, ठीक है। रेंट एक्सक्लूडिंग फैक्ट्री रेंट, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड जाने कहाँ पे, फैक्ट्री पेरोल उसके अंदर, जीएल के अंदर, याद है ना। तो फैक्ट्री रिलेटेड ओवरहेड्स को हटा के बाकी सारे एक्सपेंसेस जो है, नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस या ओवरहेड जो है वो आपको नजर आएंगे हेड ऑफिस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो रही होगी वो भी कहाँ पे हो रही होगी, हेड ऑफिस के जीएल में ही हो रही होगी, इज दैट क्लियर, ठीक है, बात समझ आ गई अब। तो हेड ऑफिस के अंदर ये सारे अकाउंट्स मेंटेन हो रहे होंगे, फैक्ट्री के अंदर सिर्फ 5 अकाउंट्स मेंटेन हो रहे होंगे, सारे ऊपर वाले सारे अकाउंट्स एक्सेप्ट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अकाउंट्स नहीं बना रहा ना, वो सेंड करेगा, वो इंटरलॉक तो है ना अपने उसके हेड ऑफिस के उसके साथ। जो आप कह रहे हो ना कि वो सारे अकाउंट्स क्यों नहीं बनाता, वो फुल्ली इंटरलॉकिंग में फिर हम देखेंगे, ठीक है। फुल्ली इंटरलॉकिंग में प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा होगा प्रॉपर फैक्ट्री भी। यहाँ पे इंटरलॉक्ड इस तरह से है कि फैक्ट्री जो है ना वो अपनी जितनी थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शंस है ना जिनसे फैक्ट्री का कंसर्न है, उसकी अकाउंटिंग अपनी अलग से मेंटेन कर रहा है ना।
नहीं जनाब अब्दुल्ला, वो फिर दूसरा सिस्टम हो जाएगा। अभी हम क्या कह रहे हैं, अभी हम ये कह रहे हैं कि भाई फैक्ट्री जो है ना वो अपनी जो थोड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं जिससे उनका मेन कंसर्न है ना कॉस्टिंग से रिलेटेड, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी डबल एंट्रीज हैं टी अकाउंट से, सिर्फ उनसे पर्टेन कर रहा है। वो अपना अलग काम छोटा सा खुद कर रहा है, उसने अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई हुई है। इज दैट क्लियर? और वो दुनिया छोटी सी है। जीएल दो है बेटा, इंटरलॉकिंग में जीएल दो है। क्या लिखा हुआ है ये? स्प्लिटिंग वन जीएल इन टू पार्ट्स, देयर आर टू जीएल्स। ठीक है, देर आर टू जीएल्स, एक आपका हेड ऑफिस पे है, दूसरा आपका फैक्ट्री में है। अनस आप काइंडली रिकॉर्डिंग देख लेना, इसमें मैं काफी देर से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैंने इनफैक्ट दोबारा भी एक्सप्लेन कर दिया इस चीज को, अब आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इस चीज को इंटरलॉक करने का क्या मतलब है? अब कि कोई ना कोई लिंक होना चाहिए हेड ऑफिस और फैक्ट्री के जीएल में, है ना? और वो लिंक क्या होगा? दैट लिंक इज कॉल्ड फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट इन हेड ऑफिस जीएल एंड जनरल लेजर या हेड ऑफिस लेजर कंट्रोल अकाउंट इन फैक्ट्री लेजर। बड़े मजे की चीज है ये, और ये इनके दोनों बैलेंसेस आपस में एक मिरर इमेज होंगे। आप लोगों ने ब्रांच अकाउंटिंग नहीं पढ़ी एफएआर 1 के अंदर? एफएआर 1 के अंदर पहले सिलेबस में ब्रांच अकाउंटिंग भी होती थी, है ना? ब्रांच अकाउंटिंग में भी इसी तरह से एक होता था कि ब्रांच अपनी अकाउंटिंग कर रही है, हेड ऑफिस अपनी अकाउंटिंग कर रहा है। आपको आइडिया है ना ब्रांचेस का? जिस तरह बैंक्स है, बैंक्स का एक हेड ऑफिस होता है, फिर उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस होती है ना। तो ब्रांच अपनी अकाउंटिंग कर रहा है, हेड ऑफिस अपनी अकाउंटिंग कर रहा है, और इनके दोनों के लेजर्स में एक एक दूसरे के नाम का एक और लेजर होगा, जिससे वो उनके दरमियान लिंक स्टैब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे भी ये हिसाब किताब है। हेड ऑफिस लेजर के अंदर, हेड ऑफिस का जो जीएल है उसके अंदर फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहा होगा। ठीक है, और जो फैक्ट्री का जीएल है उसके अंदर हेड ऑफिस लेजर कर लें कंट्रोल अकाउंट। इसके मुख्तलिफ नाम है, ऑब्वियसली बात है, लेजर्स हैं ये, इनके मुख्तलिफ नाम है। हम देख लेते हैं स्टडी टेक्स्ट से, अभी मैं इसको आपको पढ़ाने लगी हूँ, देखते हैं कि उसमें इसको क्या मेंशन किया गया। जर्नल एंट्रीज बेसिकली आपको बतानी है। ठीक है, बल्कि पहले मैं उसको अलग से खुद ही बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम उसको हर जगह से उसको इलस्ट्रेशन उसकी देख लेंगे। ठीक है, लेट मी जस्ट कंफर्म कि इसमें उन्होंने क्या टर्म यूज किया हुआ है। जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज किया हुआ है, इधर भी उन्होंने जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। चले जी, अब इसको जरा हम देखते हैं कि फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या है और जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या है। हेड ऑफिस के जीएल में जो फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट आ रहा होगा, दिस विल बी ऑफ अ रिसीवेबल नेचर। ठीक है, ये एक एसेट के नेचर का होगा। और जो फैक्ट्री के जीएल में जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट आ रहा है, ये होगी लायबिलिटी। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी राइट बैक। This conference will now be recorded. चलें जनाब, तो अब इसके अंदर हिसाब किताब क्या है? अब देखें, सारे काम फैक्ट्री के लिए वैसे तो हेड ऑफिस कर रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल जब परचेज होगा तो वो परचेज करेगा कौन? हेड ऑफिस परचेज करेगा फॉर द फैक्ट्री। ठीक है, इसी तरह से बाकी सारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस है जो कि हेड ऑफिस कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ फैक्ट्री, वो बेसिकली फैक्ट्री से एक किस्म का क्या हो जाएगा? रिसीवेबल हो जाएगा। पेरोल पेमेंट्स जो है, लेबर को पेमेंट्स किसके थ्रू हो रही होंगी? वो हेड ऑफिस के थ्रू हो रही होंगी। ठीक है, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हेड ऑफिस कर रहा है फैक्ट्री के लिए, तो वो एक किस्म का उससे रिसीवेबल बुक कर लेगा। अभी हम उसकी जर्नल एंट्रीज पे भी आते हैं। इसकी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो अगेन स्टडी टेक्स्ट के अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी दी हुई है। तो हम जरा स्टडी टेक्स्ट के अंदर वापस से आते हैं। इस चैप्टर के लिए मैंने स्टडी टेक्स्ट को भी खुद पर्सनली भी रेफर किया हुआ है। ठीक है, तो इंटरलॉकिंग अकाउंट्स की यहाँ पे अगेन आप डेफिनेशन आराम से पढ़ लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको जरा देख लेते हैं। जनरल लेजर यानी कि जो हेड ऑफिस है उसके हम लेजर को जनरल लेजर कहेंगे। ठीक है, द जनरल लेजर कंटेन्स अ फैक्ट्री लेजर
control account. This is a receivable and shows the assets that the head office owns that are held by the factory. ठीक है? The factory ledger contains a general ledger control account. This is a payable that shows the assets the factory is holding on behalf of the head office. At each period end, this would be the sum of raw materials, WIP and finished goods not yet sold. तो ये बड़े मजे की बात है कि आपका जो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना, दिस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू the sum of your raw material, work in process and finished good inventory not yet sold at the end of the period. ठीक है, आगे चलते हैं. अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो बैलेंस कैरेड डाउन फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट का है, वही बैलेंस कैरेड डाउन जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट का भी होना चाहिए. फर्क सिर्फ क्या होगा कि वो ऑपोजिट बैलेंसेस होंगे, ऑपोजिट साइड पर आ रहे होंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव लेजर्स के अंदर, रिस्पेक्टिव टी अकाउंट्स के अंदर. ठीक है, तो उसको भी हम इंशाल्लाह भी देखेंगे, अगर तो टाइम मिला हम उसको सॉल्व भी करेंगे कि किस तरीके से इस तरह होगा. लेकिन पहले जरा हम जर्नल एंट्रीज देख लें. इलस्ट्रेशन पे हम आ रहे हैं. एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय, जी बिल्कुल, एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हेड ऑफिस फॉर फैक्ट्री. हेड ऑफिस कोई एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है फॉर द फैक्ट्री, तो हम क्या डबल एंट्रीज उसमें पास करेंगे, जनरल लेजर. जहां जहां लिखा जा रहा है इसका मतलब है कि हेड ऑफिस का लेजर. ठीक है, हेड ऑफिस का लेजर विल बी कॉल्ड जनरल लेजर हियर. ठीक है जनाब. परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स, हेड ऑफिस अगर डायरेक्ट मटेरियल परचेज कर रहा है तो अगेन पहली बात तो ये कि लाइबिलिटी उसकी इनकर होगी हेड ऑफिस के लेजर के अंदर, लाइबिलिटी बुक होगी हेड ऑफिस के लेजर के अंदर. लेकिन वो क्या करेगा, वो अपने पास रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट नहीं करेगा. ठीक है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट नहीं करेगा, बल्कि वो क्या डेबिट करेगा, हेड ऑफिस रॉ मटेरियल खरीद रहा है, हेड ऑफिस रॉ मटेरियल खरीद रहा है, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट करने के बजाय वो डबल एंट्री क्या पास करेगा, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट कर रहा है. वो रिसीवेबल यहाँ पे वो क्या एक किस्म का कह रहा है कि वो हमने भेज दिया फैक्ट्री में. ठीक है, वो हमने फैक्ट्री को भेज दिया, हमने इन्वेंट्री खरीद के, अब वो फैक्ट्री के पास चली गई. इज दैट क्लियर? तो आपने यहाँ पे एक रिसीवेबल बुक कर लिया कि हमने उनके बिहाफ पे एक ये एक्सपेंस इनकर किया. अच्छा, मैं साथ ही जरा फैक्ट्री लेजर पे आती हूँ इसी ट्रांजैक्शन का, ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, किधर है इसका परचेज ऑफ, ये तो इन्होंने एग्जांपल सॉल्व कर दी है, ये रहा. ठीक है, अच्छा इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया. चले मैं इसको सारा यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ प्रॉपर. परचेज ऑफ मटेरियल. ठीक है, परचेज ऑफ मटेरियल के अंदर जो जनरल लेजर है उसमें डबल एंट्री क्या पास होगी, उसमें होगी फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है. ठीक है, इज दैट क्लियर? ये बात समझ आ गई? फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट आपका डेबिट होके कैश या पेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा. पेमेंट को कौन कर रहा है, हेड ऑफिस पेमेंट कर रहा है. फैक्ट्री लेजर के अंदर सेम ट्रांजैक्शन की क्या ट्रीटमेंट होगी, परचेज ऑफ मटेरियल की. जी क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूँ कि जी फैक्ट्री लेजर में क्या होगा इस पूरी ट्रांजैक्शन का, जैसे ही हेड ऑफिस आपके बिहाफ पे परचेज करेगा रॉ मटेरियल, आप क्या डबल एंट्री पास करोगे? हाँ जी, इन्वेंट्री अकाउंट कहाँ मेंटेन हो रहा है, फैक्ट्री लेजर में. यहाँ पे हम कहेंगे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट होगा. ठीक है, यहाँ पे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, कैश या पेबल तो क्रेडिट होगा नहीं. ठीक है, क्योंकि पेमेंट फैक्ट्री नहीं कर रहा. यहाँ पे जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा उसी अमाउंट से. इज दैट क्लियर? वेरी गुड. रॉ मटेरियल डेबिट टू जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट. वेरी गुड. तो परचेज ऑफ मटेरियल पे क्या जर्नल एंट्रीज होंगी वो हमने देख ली. ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन उसने आपको क्या बोली है कि पेमेंट फॉर डायरेक्ट लेबर. तीन ही आइटम्स है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स. यस, तो पेमेंट फॉर डायरेक्ट लेबर आपके पास क्या होगा, हेड ऑफिस आपके बिहाफ पे पेमेंट करेगा डायरेक्ट लेबर को. ठीक है, तो वो जर्नल एंट्री अपने जीएल में क्या पास करेगा, तो वो डबल एंट्री क्या पास करेगा डायरेक्ट लेबर की, ये आपके पास होगी पेमेंट फॉर
डायरेक्ट लेबर। पेमेंट ना भी हो तब भी यही जर्नल एंट्री पास होनी है। वैसे तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी, जीएल के अंदर वो कहेगा कि जी हमने अपनी फैक्ट्री के बिहाफ पे पेमेंट किया है, तो फैक्ट्री अगेन एक रिसीवेबल बुक कर लेंगे उनके बिहाफ पे कि भाई फैक्ट्री ने हमें इतने पैसे देने हैं। वो फैक्ट्री एक्चुअली इतने पैसे देगी नहीं, वो एक अलग बात है ना। फैक्ट्री ये पेमेंट्स करने के बजाय हेड ऑफिस को क्या देगी, यूनिट्स देगी, फिनिश गुड्स देगी, है ना। वो फिनिश गुड्स दे के अपना सारा जो है वो खाता जो है वो सेटल कर रही होगी, अपने सारे रिकॉर्ड जो है वो बराबर कर रही होगी। बात समझ आ रही है ना सबको। तो फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा। अगेन कैश या अक्रूड जो आपके पास वेजेस हैं वो आपके पास क्रेडिट हो जाएंगे। अगेन डिपेंड करता है पेमेंट आपने कर दी नहीं की, दोनों सिनेरियोस में यही होगा, ठीक है। और जो हमारे पास फैक्ट्री लेजर है उसमें क्या डबल एंट्री पास होगी, हाँ जी। फैक्ट्री लेजर में क्या होगा, पेरोल अकाउंट आपका डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा। सेम अमाउंट से ये सारी डबल एंट्रीज पास हो रही हैं, बस ऑपोजिट उसमें सिनेरियो। यहाँ पे वो लाइबिलिटी बुक कर रहे हैं, यहाँ पे वो हेड ऑफिस रिसीवेबल बुक कर रहे हैं। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। चले जी आगे चलते हैं। अगला ट्रांजैक्शन वो क्या बता रहा है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स जब आप इनकर करेंगे, ठीक है। इनकर करने का मतलब वही हो गया कि भाई आपने ठीक है प्रोडक्शन ओवरहेड जब आपके इनकर होंगे तो उसके अंदर भी हमारे पास यही सिनेरियो बनता है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड, फैक्ट्री का रेंट है फॉर एग्जांपल, है ना। तो जो हमारा हेड ऑफिस है वो क्या डबल एंट्री पास करेगा, वो क्या डबल एंट्री पास करेगा, फैक्ट्री रेंट की। फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्या क्रेडिट हो जाएगा, कैश या पेबल व्हाटसोएवर, है ना। अगर पेमेंट उसने कर दी है तो कैश क्रेडिट होगा, और अगर पेमेंट हेड ऑफिस ने नहीं की, सिर्फ इनकर किया, तो फिर वो क्रेडिट कर देगा पेबल को, ठीक है। और फैक्ट्री लेजर के अंदर क्या सिनेरियो होगा, फैक्ट्री लेजर में ऑपोजिट सिनेरियो होगा। उसके अंदर हम जो एफओएच कंट्रोल अकाउंट है उसको जी डेबिट कर देंगे, है ना। एफओएच कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, या प्रोडक्शन अकाउंट, जो भी आपके पास, जो भी आप उसको टर्म यूज कर रहे हैं, और जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। फॉलो कर रहे हैं सारे बात को, बड़ी सिंपल सी जर्नल एंट्रीज है, कोई ऐसी मसले वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हो गई आपकी। अब और इंटरेक्शन कब आएगा हेड ऑफिस और फैक्ट्री के दरमियान, कब आएगा, जब आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट होगी, है ना। अब हेड ऑफिस ने रॉ मटेरियल खरीद के दे दिया फैक्ट्री को, लेबर जो है वो खरीद के दे दिया फैक्ट्री को, ओवरहेड्स उसने इनकर करके फैक्ट्री को दे दिया। फैक्ट्री अपना काम करेगी, फैक्ट्री करेगी प्रोडक्शन, और अब वो क्या करेगी, अब प्रोडक्शन के दौरान अब वो वाली जर्नल एंट्रीज आपकी पास होंगी, ठीक है। फैक्ट्री में जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनेगा, हाँ जी। फैक्ट्री में जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनेगा और जनरल लेजर में फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट बनेगा, ऑपोजिट बनेंगे, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो उसमें जितने भी अब बाकी जर्नल एंट्रीज बिल्कुल सेम है, कैसे हैं। अब जब ये तो एक्विजिशन के स्टेप पे होगी ना जर्नल एंट्रीज सारी, ये एक्विजिशन के स्टेप पे जर्नल एंट्रीज हुई। अब जब वो इश्यूज टू प्रोडक्शन होंगे फैक्ट्री के अंदर, रॉ मटेरियल जब वो इशू करेगा तो उसकी जर्नल एंट्री वही है जो हमने पहले पढ़ी हुई है। वो क्या है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट फैक्ट्री करेगा क्रेडिट फैक्ट्री लेजर में, और डेबिट क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। इश्यूज टू प्रोडक्शन के अंदर जब आप इश्यूज करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के स्टेप नंबर 2 पे जब हम आएंगे, तो उसमें तो कोई हेड ऑफिस इन्वॉल्व नहीं होगा ना, तो उसमें कोई फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट, कोई आपका जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उसमें अपनी ही उनकी जो नॉर्मल हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं वही होगा। अब जो आपका फिर कहाँ पे इंटरेक्शन होगा बिटवीन द फैक्ट्री एंड द हेड ऑफिस, वो होगा कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन पे, है ना। आपने कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन पे डबल एंट्री क्या पास करनी है, आपने एक तो वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड इन्वेंट्री अकाउंट में ट्रांसफर कर दी अपनी इन्वेंट्री, है ना। वर्क इन प्रोसेस से आपके पास फिनिश गुड इन्वेंट्री अकाउंट में आ गया। फिर आपने क्या करना है, अब आपने उनको एक किस्म का भेजना है। अच्छा, इश्यूज पे क्यों नहीं इन्वॉल्व होगा हेड ऑफिस, ये बताएं जरा, कौन जवाब देगा इसका। बाकी सारी जर्नल एंट्रीज वैसी होंगी जो हमने पहले पढ़ी थी। इश्यूज पे, इश्यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल इश्यू हो रहा है। अब मुझे बताइए जरा, रॉ मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, हाँ जी, इसकी मुझे बताइए जरा, हेड ऑफिस कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है बेटा, आप मुझे खुद बताओ।
बाकी अकाउंटिंग तो फैक्ट्री ने खुद करनी है ना, यही तो हिसाब के, यही तो हमारे पास सिचुएशन है पूरा, कि बाकी जो इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग है वो फैक्ट्री खुद करेगा। वैसे तो इन सब में ऊपर वाली एंट्रीज में भी फैक्ट्री खुद ही वो एंट्रीज पास करे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें बाकी सिनेरियो के अंदर इश्यूज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हेड ऑफिस कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है? अब तो फैक्ट्री का ही सारा काम है ना, वो इंटायरली फैक्ट्री रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, हेड ऑफिस की कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट फैक्ट्री में मेंटेन हो रहा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, WIP इन्वेंट्री अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, और क्या क्रेडिट हो रहा है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हो गया, है ना? बात समझ आ गई? तो इधर तो आपके पास हेड ऑफिस की कोई इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं रही, ठीक है। रॉ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, लेबर इशू टू प्रोडक्शन, FOH इशू टू प्रोडक्शन, अप्लाइड ओवरहेड जब आपने लगाने हैं वर्क इन प्रोसेस में, उसमें कहीं पे भी हेड ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। जी बिल्कुल, ये एक दूसरे को ट्रांसफर एग्जैक्टली ये रिकनसाइल करने के लिए, ये जस्ट फॉर कंट्रोल पर्पसेस हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हाँ जी, कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन पर आते हैं, ठीक है। जब आपके पास प्रोडक्शन कंप्लीट होगी, है ना, प्रोडक्शन जब आपके पास कंप्लीट होगी तो उसके अंदर फैक्ट्री लेजर से काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या डबल एंट्रीज पास होती हैं कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर? फैक्ट्री लेजर में पहली बात तो ये कि वो आएगा, फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री अकाउंट जो है वो डेबिट कर देगा, और क्या क्रेडिट कर देगा, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट कर देगा। यस, ये तो ऐसे ही होगा, है ना। कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन पे फिर एक और सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज भी मेंटेन होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी? एक और सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज मेंटेन होगा, वो क्या होगा, फिर वो जो फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री अकाउंट है, फिर वो कहेगा कि ये अब हम बेसिकली हमने अपना जो काम करना था वो कर लिया, अब ये हम अपना एक किस्म का पेबल चुकाने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। जो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट है, अब वो फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री उसमें ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम एक सिंगल एंट्री भी बना सकते हैं, लेकिन आइडियली है कि इसको हम स्प्लिट करके करें। सिंगल एंट्री क्या हो कि वो WIP अकाउंट से सीधा ट्रांसफर हो जाए किसमें, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट में, लेकिन ज्यादा बेहतर ये वाली है, ठीक है, कि वो पहले फिनिश गुड इन्वेंट्री अकाउंट में जाए, फिर फिनिश गुड इन्वेंट्री अकाउंट से निकल के जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाए। पेबल उससे डेबिट हो रहा है ना, पेबल खत्म हो रहा है, सेटल हो रहा है, तो पेबल टू हेड ऑफिस आपने सेटल कर दिया बाय प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड ऑन बिहाफ ऑफ फॉर दी हेड ऑफिस बेसिकली। अब वो हेड ऑफिस उसको यूज करके आगे सेल करेगा। सेल्स का अकाउंट फैक्ट्री मेंटेन नहीं कर रहा है सिनेरियो में, इज दैट क्लियर? ठीक है। तो जो जनरल लेजर है, जनरल लेजर में क्या जर्नल एंट्री पास होगी, वो ये कहेगा कि अच्छा जी, अब हमारे पास फिनिश्ड गुड हमारे पास आ गया, और जो हमारा फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट था, जो हमारा रिसीवेबल था फ्रॉम द फैक्ट्री, अब वो उसने इस तरीके से हमें सेटलमेंट कर दी कि जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उसकी कॉस्ट की फिगर से हमने ये जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से हमने ये जर्नल एंट्री पास करनी है। इज दैट क्लियर, यस और नो? यहाँ पे आके फिर हमारा जो भी जर्नल एंट्रीज है वो हमारी लिंक हो जाती हैं, लॉक हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, लाइक दिस, ठीक है। इज दैट क्लियर, यस और नो? चलें जी, बेहतरीन हो गया। अब अपना एक और होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए। ये बहुत अच्छा, अगेन मैं आपको होम असाइनमेंट ये वाले इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एक ऐसी चीज है उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, तो इट्स बेटर अगर आप ये चीजें घर पे करें। इलस्ट्रेशन है पेज नंबर 124 आपके स्टडी टेक्स्ट के अंदर, और ये बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है इलस्ट्रेशन यानी कि फिगरेटिवली कि किस तरीके से फैक्ट्री लेजर के अंदर, यानी कि जो कॉस्टिंग का लेजर है उसके अंदर कौन से आपके अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? तो बेसिकली 6 अकाउंट्स हैं, और इसमें भी 6 अकाउंट्स हैं, लेकिन इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या है, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो कॉस्टिंग से रिलेटेड तो 5 अकाउंट्स ही है, कॉस्टिंग से रिलेटेड तो 5 अकाउंट्स ही बन रहे हैं इसके अंदर, इस इंटरलॉकिंग सिस्टम के अंदर, और एक एडिशनल अकाउंट हम देख रहे हैं जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। चलें जी, आगे चलते हैं। जो जनरल लेजर है आपका, फाइनेंशियल लेजर है, जो हेड ऑफिस में मेंटेन हो रहा है ना, उसके अंदर फिर ये कि ऑल अदर जितने भी आपके टी अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ मेंटेन हो रहे हैं, वो सारे के सारे इधर मेंटेन हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? तो इधर आपने इंटरलॉकिंग अकाउंट्स की 2.4 में कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है। अगर आप देखें तो ये उसी तरीके
है मेथड, फिगर्स भी वही हैं जो कि आपने इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में देखी थी, यस और नो। अब फर्क सिर्फ क्या है, फर्क ये कि अब आपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें इसने आपको एडिशनल दे दिया ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट इन फैक्ट्री लेजर, ठीक है। तो दोनों का सेम होना चाहिए ना। अब देखिए रिसीवेबल पेबल है ना, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट और जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट रिसीवेबल और पेबल अकाउंट्स है, इनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे। तो इनके ओपनिंग बैलेंस उन्होंने दे दिए कि दोनों अकाउंट्स के आइडियली सेम होने चाहिए, है ना। ओपनिंग बैलेंसेस भी सेम होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंसेस भी सेम होने चाहिए, तो वो हम कहेंगे कि वो रिकनसाइल्ड है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मैच कर रही है, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, राइट। तो ओपनिंग बैलेंसेस इन दोनों कंट्रोल अकाउंट्स के उन्होंने दे दिए 1,25,000। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज व्हाट, ये वही वाली बात आ जाती है, दिस रिप्रेजेंट्स इन्वेंट्री हेल्ड बाय द फैक्ट्री, ठीक है। तो जो एसेट्स हेड ऑफिस ने फैक्ट्री को दिए हैं वो कौन से, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स, जो उसके हेल्ड हैं बेसिकली, द वंस दैट आर हेल्ड बाय द फैक्ट्री, ठीक है जनाब। तो अब आपने इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करना है, जर्नल एंट्रीज पहले पास करनी है, सारी इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को प्ले डाल के टी अकाउंट्स बनाने हैं, और उन टी अकाउंट्स के थ्रू फिर आप ऑब्वियसली बात है फिर यहाँ पे प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी शायद हो रही होगी, ठीक है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से नहीं, प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट की कैलकुलेशन क्या होगी, जनरल लेजर के अंदर होगी, तो वो आपने कैलकुलेट करना है जनरल लेजर के अंदर। दोनों आपके रेलेवेंट हैं, पैक हैंडबुक भी आपका रेलेवेंट है, स्टडी टेक्स्ट भी आपका रेलेवेंट है। जो चैप्टर मुझे पैक हैंडबुक से ज्यादा इजी लगता है, अच्छा लगता है, वो मैं पैक हैंडबुक से कराती हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आपको स्टडी टेक्स्ट का भी रेफरेंस देती रहती हूँ, ठीक है, कि ये यहाँ से पढ़ लें। कोशिश मेरी रहती है कि ये यहाँ से पढ़ लें, स्टडी टेक्स्ट में अच्छा दिया हुआ है। अभी इस वाले चैप्टर के लिए मुझे स्टडी टेक्स्ट बहुत अच्छा लगा था, हर चीज उसने प्रॉपरली एक्सप्लेन की हुई है, इस वजह से मैं स्टडी टेक्स्ट को यहाँ पे अपना रेफरेंस बना रही हूँ, ठीक है। और होपफुली आपके लिए आसान भी होगा ये। तो जी बिल्कुल आप जा सकते हैं ऑडिट के लिए। इलस्ट्रेशन, कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन 2.4 इंटरलॉकिंग अकाउंट्स इज योर होम असाइनमेंट फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, अगर तो कोई प्रॉब्लम आई, टाइम देना पड़ेगा उसको, थोड़ा सा आपको सोच समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। चले जी, ऑडिट के लिए जा सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर ले अभी जी। प्रॉब्लम, इश्यूज, क्वेश्चंस, क्वेरीज? अनस क्लियर है बात सारी? हाँ जी, अनस है अभी ऑनलाइन? नहीं जनाब, अनस ऑफलाइन हो गए। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। टिल देन, अच्छा जी, एक जिसमें लेबर के पोर्शन में इंटरप्रिटेशन का मसला था, नहीं वो मैं अभी हाँ जी, वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, वो मैं इंशाल्लाह जैसे ही कंफर्म होता है मैं आपको बता दूंगी, ठीक है मोहसन। चलें जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।